उस रात आसमान में काले बादल थे। मौसम खराब था। तेज और ठंडी हवाएं चल रही थी। काले बादल और ठंडी ठंडी हवाएं बारिश के आने का संकेत दे रही थी। धीरज और बिरजू अपने मन में उन दोनों लड़कियों के लिए गलत भावना लिए शिवजी के मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर तो वह पहले था, अब मंदिर उजाड़ और खंडहर बन चुका था। मंदिर के खंभों की दीवारों में से पेड़ पौधे उगाए थे। धीरज और बिरजू यह देखने आए थे कि ऐसे घने जंगल में दो लड़कियां सच में रहती हैं। धीरज और बिरजू ने सुनैना और जानवी को मंदिर में देखा। सुनैना दिए को दीवार पर टांग रही थी कि मंदिर में रोशनी बनी रहे। जानवी अपने पूजा भक्ति में मग्न थी कि तभी धीरज और बिरजू ने सुनैना और जानवी को अकेला देखकर परेशान करना शुरू कर दिया। सुनैना और जानवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह दोनों बुरी तरह से डरी हुई थी। तभी जानवी ने कहा, साहब, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया यहाँ से चले जाइए। धीरज और बिरजू ने उन दोनों लड़कियों को परेशान करना बंद कर दिया और दीवार के सहारे बैठ गए। बिरजू के खुराफाती दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, चलो ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम हमें नाच के दिखा दो बढ़िया सा, हम चले जाएंगे। सुनैना और जानवी को लगा कि अगर हम नाच देंगे तो यह यहाँ से चले जाएंगे, तो उन्होंने नाचना शुरू किया। धीरज और बिरजू ने उन दोनों को कई घंटों तक नचाया। बहुत देर बाद धीरज और बिरजू उठे तो जानवी ने कहा, साहब, अब तो आप जाएंगे ना? ऐसे कैसे चले जाएं? और वही हुआ जिसका डर था। जानवी ने धमकी देते हुए कहा, हम पुलिस के पास जाएंगे, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तभी धीरज ने जानवी का गला पकड़ लिया। क्या बोली? जेल भेजेगी? जा जा पुलिस के पास, आज मेरे हाथों से बचेगी तो ना जाएगी। जा जा ना। थोड़ी देर बाद जानवी ने झटपटाना बंद कर दिया। बिरजू ने कहा, यह क्या, मार डाला तूने? बिरजू ने फिर सुनैना की तरफ देखा जो डरी सहमी खड़ी थी। बिरजू ने शराब की बोतल सुनैना के सर पर देकर मारी। सुनैना की तभी मौत हो गई। धीरज और बिरजू को अपने किए इस गुनाह का कोई पछतावा नहीं था। गांव की लड़कियां भी उन दोनों से परेशान थी। एक शाम गांव वालों ने इकट्ठा होकर धीरज और बिरजू की शिकायत सरपंच से की। सरपंच ने फैसला किया कि धीरज और बिरजू अब इस गांव में नहीं रहेंगे। उन दोनों के माँ बाप रोए बिलके गांव वालों से माफ़ी भी मांगी, पर कोई फ़ायदा नहीं। अपने माँ बाप की नाक कटवाकर और सभी गांव वालों को नाराज़ करके वह जबलपुर गांव में आकर रहने लगे। जंगल के रास्ते पर चलते चलते बारिश शुरू हो गई। धीरज और बिरजू ने जंगल में एक झोपड़ी को देखा। वहाँ वह दोनों मदद मांगने के लिए गए। दरवाज़ा खुला तो झोपड़ी में से एक लड़की बाहर निकली। जी कहिए। वो बारिश बहुत है तो क्या हम अंदर रुक सकते हैं?
लेकिन अम्मा और पापा तो अभी बाहर गए हैं। घर पर मैं और मेरी बड़ी बहन है। लड़की उन दोनों को बाहर बारिश में, घने जंगल में ऐसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने कहा, ठीक है, आप दोनों अंदर आ जाइए। अगली सुबह उन दोनों लड़कियों के घर के बाहर भीड़ थी। पुलिस को घर में 2 लोगों की लाश मिली थी। शरीर किन का है, पुलिस वालों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर घर से लड़कियों के कपड़े, जेवर और शरीर पर भी गहनों के कुछ अंश होने से यह अनुमान लगाया गया कि शरीर 2 लड़कियों का है। पुलिस वालों को जबलपुर गांव के ही एक आदमी ने बताया कि लाश उन 2 लड़कियों की होगी जो यहाँ पिछले 1 साल से जंगल में रह रही हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे गोलू को तो ढूंढो, वह कल रात से गायब है। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर को गांव के ही एक आदमी ने बताया कि थोड़ी दूरी पर एक बच्चा बेहोश पड़ा है। सभी ने देखा कि गोलू झोपड़ी से कुछ दूर बेहोश पड़ा है। सुनीता गोलू को घर ले आई। गोलू को तेज़ बुखार आया हुआ था। थोड़े दिन बाद पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता के घर पूछताछ के लिए आए। गोलू बेटा, आप झोपड़ी से कुछ दूर बेहोश पड़े हुए मिले थे। आप बेहोश कैसे हुए? उस रात 2 लड़कियों की लाश झोपड़ी से मिली थी। क्या आपने वहाँ कुछ देखा था? मैं उस रात एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर छिप गया। करीब आधी रात को मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी। मैं झोपड़ी से निकला। मैं जंगल में अंदर की ओर चला गया तो जहाँ से लाश मिली, आवाज़ उसी झोपड़ी में से आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि 2 लड़कियाँ 2 लड़कों को लहंगा पहनाकर नचा रही थी और अच्छा न नाचने पर उन्हें बहुत मार रही थी। फिर उन दोनों लड़कियों ने उन दोनों लड़कों को जान से मार दिया। मैं यह सब देखकर डर गया और आगे चलकर बेहोश हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर चौंक कर खड़े हुए। क्या? वह लाश लड़कों की थी, लड़कियों की नहीं? हम अपना बदला ले चुके हैं।